हे गाइस वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ राइस्ता एकेडमी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। आज है जिसका लेक्चर नंबर 6 और हम आज के हमारे जो टॉपिक हैं बेटा, आज हम जिन चीज़ों को पढ़ेंगे वो है, सबसे पहला टॉपिक हमारा है जंतुओं में हार्मोन्स। और फिर हम हार्मोन को समझेंगे, जब जंतुओं में हार्मोन है तो हार्मोन्स है क्या, और फिर नेक्स्ट हार्मोन्स स्रावित कहाँ, मतलब ये आता कहाँ से है, तो वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो आज हम इन तीनों टॉपिकों को अच्छे से कवर करेंगे और इन तीनों टॉपिकों के बारे में बेटा मैं अब आपको बता दूं तो ये इन से रिलेटेड जो चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं, इन टॉपिकों से रिलेटेड, वो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम में है, जो गवर्नमेंट जॉब के, उनमें भी, जैसे एसएससी हो गया, यूपी बीएड सीटेट वगैरह, और आपका रेलवे के हो गए, बहुत सारे जो एग्जाम है उनमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं अपने 10th बोर्ड की, वो ऐसा ना समझे कि केवल हम बोर्ड का ही पढ़ रहे हैं। 10th जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो बेटा बहुत सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्या, अगर आपको साइंस से क्वेश्चन बनेगा तो 9th और 10th का बन जाता है, जो नॉर्मल लेवल की जॉब जो रहती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़नी है। और बेटा एक चीज़ और, मैंने जो नोट्स हैं वो ग्रुप में भेज दिए हैं। ग्रुप मतलब टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक बेटा कहाँ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। और वहीं पर अभी तक के जो भी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट भी है, अगर आप नए हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको उसमें नोट्स मिल जाएंगे अब तक के सारे चैप्टर्स के। तो 7वें चैप्टर ये चल रहा है हमारा, इसके भी हमने नोट्स भेज दिए उसमें। तो स्टार्ट करते हैं जंतुओं में हार्मोन, पहला टॉपिक है हमारा। अगर जंतुओं में हार्मोन्स की बात करें तो बेटा ये हार्मोन्स करते क्या हैं जंतुओं में, ठीक है, ये आते क्या हैं, करते क्या हैं, इन चीज़ों को हम समझेंगे। और फिर हार्मोन्स है क्या, तो यही सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो जंतुओं में हार्मोन्स, तो पहले मैं हार्मोन्स को ले लूँ। चलो मैं फर्स्ट नंबर पर हार्मोन्स को ले लेता हूँ, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या है बेटा, ये एक तरह के रसायन होते हैं जो जंतुओं की जो के अंदर जो क्रियाएं हो रही होती हैं, वृद्धि और विकास में समन्वय स्थापित करते हैं या समन्वय करते हैं। समझ आ गई बात। तो आपको क्या है, जो भी क्रियाएं हो रही होती हैं, जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, हमारे शरीर, जैसे डायबिटीज वाला आपने सुना होगा कि इंसुलिन हार्मोन्स क्या है, शर्करा का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, मतलब उसकी मात्रा हमारे बॉडी में ना बढ़े, है ना। तो कुल मिला के ये क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं वृद्धि, विकास और अन्य जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही होती हैं। तो ऐसे रसायन जो जंतुओं के अंदर जो हो रही क्रियाएं, वृद्धि, विकास में समन्वय स्थापित करते हैं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। नोट्स भेज दिए गए हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ आप समझिए, और वीडियो को एक बार और डबल की स्पीड पर आप देख लें, जिससे सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। और नोट्स आप बनाएं साथ के साथ, जो नोट्स मैंने भेजे उनको आप जब अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि जब आप यहाँ पढ़ोगे उसके बाद नोट्स जब आप उनको लिखोगे तो पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको फालतू की और चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि हमें वो मॉडल या वो चीज़ें खरीदनी, कुछ नहीं। अपन टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, ठीक है। लास्ट में अपन अच्छे जो क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी बोर्ड में ऑप्शन आ रहे हैं तो उसके हिसाब से भी चीज़ें लेंगे। तो यूपी बोर्ड में वैसे तो बेटा इस साल ये चैप्टर हटा दिया गया है, 7वां चैप्टर, लेकिन बाकी बोर्डों में भी ऑप्शन आते हैं या जो भी है वो सारी चीज़ें अपन उस हिसाब से लेके चलेंगे कि किसी भी बोर्ड के बच्चे को जहाँ पे एनसीईआरटी चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं जंतुओं में हार्मोन्स की बात करूं तो ये जंतुओं में हार्मोन्स करते क्या हैं, तो जंतुओं में हार्मोन्स क्या करते हैं, रासायनिक समन्वय करते हैं। यानी जंतुओं में जो रासायनिक समन्वय स्थापित होता है या होता है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। बेटा किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है। और ये हार्मोन्स का स्राव जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है, और ये सीधे हार्मोन्स को ब्लड में स्रावित करते हैं, यानी रक्त में। और रक्त में स्रावित हो गया, ये रक्त में मिल जाता है हार्मोन्स, और रक्त में मिलकर शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है, यानी शरीर के सभी अंगों तक, जहां पर जिस अंग तक जिसको कार्य करना है वहां पे ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं। अब मैं, ये दोनों टॉपिक हो गए हमारे। अब तीसरा जो है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो क्या है भाई, वो ग्रंथियां या वे ग्रंथियां जो अपने उत्पाद को रक्त में स्रावित करती हैं उनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कह देते हैं। यानी वो, जैसे मैंने अभी बताया ना, हार्मोन्स किस में स्रावित होता है, रक्त में हो रहा है, तो वे ग्रंथियां बेटा, वे ग्रंथियां जो अपने उत्पाद को किस में स्रावित कर रही हैं, रक्त में स्रावित, यानी रक्त में छोड़ रही हैं, उनको क्या कहोगे आप, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहोगे। अब हम समझ लेते हैं कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिससे
और वो कौन से स्थान पर पाई जाती है, उनसे कौन सा हार्मोन्स का स्राव होता है और उसका काम क्या है, अगर वो नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती है, मतलब हार्मोन्स की कमी। और यही आज का मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं बेटा, नंबर डाल लेते हैं। नंबर 1, अवुट ग्रंथि। ठीक है, अवुट ग्रंथि। अवुट ग्रंथि की बात करूं तो बेटा ये गर्दन में होती है। कहां होती है? गर्दन में। ठीक, ये गर्दन में होती है। अब इससे हार्मोन्स कौन सा स्राव होता है, कौन सा हार्मोन्स निकलता है इससे, तो वो है थायरॉक्सिन। ठीक, अगर इसके कार्य की बात की जाए कि ये क्या कार्य करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की उपापचय क्रियाएं करता है, जिससे क्या हो सके, शरीर में वृद्धि और विकास का नियंत्रण यानी संतुलन बना रहे। ठीक है, वृद्धि और विकास के जो प्रोसेस चल रहे हैं उनमें संतुलन बना रहे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की उपापचय क्रिया। कार्बोहाइड्रेट कॉमा वसा व प्रोटीन उपापचय क्रिया। अब अगर ये ना हो, ये हार्मोन्स न कम स्रावित हो, तो होगा क्या? अच्छा, इस हार्मोन्स को स्रावित होने के लिए अवुट ग्रंथि को क्या चाहिए होता है, तो बेटा आयोडीन की मात्रा इसको चाहिए होती है, मतलब आयोडीन चाहिए इसको। इसलिए तो लिखा होता है नमक के, आयोडीन युक्त नमक खाइए। ठीक है ना, वो प्रचार भी कहते हैं। जो गला, अब देखो रोग कौन सा होता है, इससे गर्दन फूल जाते हैं, यहाँ पे बड़ा सा वार सा निकल आता है, जिसे गहंगा या फिर गॉइटर रोग कहते हैं। आयोडीन, ठीक है। तो ये जो अवुट ग्रंथि है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण कब करती है? जब इसको पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिलता है। अगर आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण कम होगा और ये क्रियाएं, और गर्दन क्या है, उभार यानी फूल जाती है गर्दन। ठीक है, यहाँ पे निकल आता है उसको हम, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ, इसकी कमी से जो रोग होगा, आप जब आयोडीन की कमी होगी तो इसकी कमी होगी, तो इनकी या इसकी किसी की भी ले लो आप। ठीक है, कमी से जो रोग होगा वो कौन सा होगा? गॉइटर या फिर गहंगा भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है नहीं ये चीज? तो ऐसे प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा पीयूष ग्रंथि, ले लेते हैं हम दूसरे नंबर पे पीयूष। अच्छा, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एक्चुअली इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां ये सब पे नियंत्रण करती है, मतलब ये ऐसा हार्मोन स्राव करती है जिससे ये सभी उन ग्रंथियों के पास वो हार्मोन जाता है, मतलब वो गया उसको संदेश देता है, फिर वो मतलब कुल मिला के नियंत्रण करती है उन सभी ग्रंथियों का। इसलिए पीयूष ग्रंथि को ज़्यादातर यही इसका काम है, नियंत्रण करना बाकी ग्रंथियों को। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अच्छा, ये होती कहाँ है? अगर हम इसकी बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो बेटा ये होती है मस्तिष्क में। कहाँ? मस्तिष्क में होती है, हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में। और अगर इससे हार्मोन की बात की जाए तो इससे जो हार्मोन्स का स्राव होता है वो वृद्धि हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जीएच। अब ये जो वृद्धि हार्मोन है वो क्या करता है? वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। जैसे अगर किसी बच्चे का 10 से 12 साल की उम्र में जब मतलब ग्रोथ हो रही होती है, उसकी जब हाइट बढ़ रही होती है और ये वृद्धि हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित ना हो तो वो बौना रह जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा तो वो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो कोई तो बहुत कम रह जाता है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। जैसे दुनिया का सबसे लंबा आदमी देखोगे तो बहुत बड़ा होगा और छोटे आदमी तो बहुत बौने होते हैं। तो ये सब किसका कमाल है? पीयूष ग्रंथि का कमाल है। ठीक है, और अवुट ग्रंथि हमने पढ़ ली। पीयूष ग्रंथि मैं यहाँ लिख देता हूँ, पीयूष ग्रंथि तो कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। वृद्धि हार्मोन्स से इसका स्राव होता है और ये क्या करता है? वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। क्या काम है इसका बेटा? वृद्धि व विकास
का नियंत्रण का काम इसका, हार्मोन्स का। क्लियर? अब वृद्धि और विकास का नियंत्रण, ये हमारा हो गया टॉपिक। नेक्स्ट अगर हम देखें अगला हार्मोन्स कौन सा ले लेते हैं, पहले ग्रंथि की बात हम कर रहे हैं। तो ग्रंथि एक बहुत, मैं ये वाला लेता हूं बेटा, देखो एड्रीनलीन ग्रंथि, ठीक, एड्रीनल ग्रंथि कहा जाता है। एक मिनट, इसको ग्रंथि का नाम है एड्रीनल, ठीक है। और इससे जो हार्मोन स्राव होता है वो है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। अच्छा, पहले बीच में हम लिख रहे हैं ये होती कहाँ है, अगर ये इसकी बात करें एड्रीनल की, तो ये वृक्क के ऊपर होती है। मतलब जो वृक्क हम किसको कहते हैं, किडनी को, है ना गुरुदेव। तो ये वृक्क के ऊपर, ठीक है। हार्मोन्स कौन सा स्राव होता है इससे, एड्रीनलिन। क्या हो रहा है, ठीक, बहुत जबरदस्त हार्मोन्स है ये। इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, मान लो आप रास्ते से आ रहे हो, अचानक से क्या हुआ, आप आ रहे थे, कोई कुत्ता था, थोड़ा सा भौंका और आपने उसको क्या किया, हाथ वाथ ऐसे ऐसे कर दिया कुछ भी, और वो कुत्ता अब क्या है, अब तो वो आपके पीछे पड़ गया। अब जब पीछे पड़ गया और आपके पैर में चोट लगी हुई है मान लो, तो फिर भी, और आपसे चला नहीं जा रहा था पहले, लेकिन जब कुत्ता पीछे पड़ गया तो फिर आप क्या करोगे, भागोगे, और वो स्पीड से भागोगे भैया कुत्ता ना पकड़ पाए। तो वो ऐसा क्यों कर पा रहे हो भैया, पहले तो आप चल नहीं पा रहे थे, अब कैसे भाग पा रहे हो। तो जो कमाल है ना वो इस हार्मोन्स का है बेटा। स्रावित कहाँ, इसकी ग्रंथि कौन सी है, एड्रीनल ग्रंथि है, या एड्रीनलिन ग्रंथि भी कहा जाता है इसको भी, ठीक है। एड्रीनल लिखा होता है ग्रंथि, कहीं एड्रीनलिन भी लिखा होता है, तो मैंने अलग एड्रीनल ग्रंथि यहाँ लिख दिया है और यहाँ पे एड्रीनलिन हार्मोन्स कर दिया है। अच्छा, ये होती वृक्क के ऊपर है। तो ये जब ये एड्रीनलिन हार्मोन्स का स्राव होता है, ये क्या करता है बेटा, हृदय की दर बढ़ा देता है, धड़कन की दर। अब धड़कन बढ़ गई तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाएगा, है ना, और ये श्वास दर भी बढ़ा देता है। अब वहाँ श्वास दर बढ़ गई, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया, तो हमें क्या है ना, एनर्जी मिलने लगती है। एनर्जी कैसे मिलेगी, ऑक्सीजन आ रहा है, ब्लड तेज भाग रहा है। तो और ये जो क्या करते हैं ना, सीधे जो ब्लड को ना तंत्र मतलब से सॉरी कंकाल जो है हमारा, कंकाली पेशियों में ज़्यादा ये इनमें ऐसे करके, अतः बाकी जो पाचन क्रिया वगैरह ये सब चीज़ें धीमे पड़ जाती हैं। बाकी जो शरीर का बाह्य वाला हिस्सा है, जैसे हाथ पैर, इनमें ब्लड बहुत सर्कुलेशन तेज होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं, विषम परिस्थितियों में वहाँ पे हम बच पाते हैं। तो ये हार्मोन्स हमें विषम परिस्थितियों में मतलब बाहर निकालता है, ऐसा मान के चल रहा हूँ। बहुत काम का हार्मोन्स है। कुत्ता पीछे पड़ रहा है तो ये समझ लो आपके अंदर अचानक से ताकत आ गई है, कुछ भी करके ताकत आ जाती है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपने देखे होंगे बहुत सारे सीन, कोई ग्लास पकड़े हुआ है, उसको नहीं तोड़ पा रहा है, और अचानक से यहाँ से कुछ मतलब ऐसी स्थिति हो जाए, यहाँ से शड़ाक से देना गोली निकल के जाए, तो ग्लास अगर हम हाथ में पकड़े हुए हैं वो क्या होगा, टूट जाएगा, ऐसे पिचक जाएगा। लेकिन हम पहले नहीं तोड़ पा रहे थे, अब अपने आप ही टूट जाएगा। तो वो सब कैसे हुआ, इसकी वजह से हुआ, अचानक से एनर्जी उत्पन्न हुई और हमने दबाव डाला और टूट गया। क्लियर? तो बेटा इसके बाद अगली बात कर लेते हैं हम इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन्स की अगर बात की जाए तो वो अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है, अग्न्याशय ग्रंथि। और ये ग्रंथि होती कहाँ है, तो बेटा ये उदर के नीचे होती है, उदर मतलब पेट, उदर के नीचे वाले भाग में अग्न्याशय ग्रंथि होती है। तो अग्न्याशय ग्रंथि से जो स्राव होता है वो है इंसुलिन हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन्स की। अच्छा, ये विषम, यहां कुछ लिखा नहीं हमने, विषम परिस्थितियों से बाहर निकालता है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है बेटा, देखो हमारे शरीर में क्या होता है, डायबिटीज, आजकल देखो आपको डायबिटीज वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, एक आम बात हो गया डायबिटीज का होना, ठीक है।
तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, हमारी डायबिटीज होती किसकी वजह से, शुगर बढ़ गया, ऐसे बोलते हैं ना, शर्करा जो उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से, यानी कोई ग्लूकोज कह लो या आप शर्करा कह लो, उसकी मात्रा बढ़ने से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। अब डायबिटीज होने का कारण क्या है बेटा, इंसुलिन हार्मोन्स है। अगर इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव कम होगा, क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, शर्करा को बैलेंस करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, अब अगर इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव कम हो रहा है तो क्या होगा, हमें डायबिटीज हो सकता है, यानी मधुमेह हो जाएगा। ठीक, और कभी कभी जैसे प्रश्न भी आपको मिल जाता है कि डॉक्टर इंसुलिन हार्मोन्स का इंजेक्शन क्यों देते हैं, किस कंडीशन में देते हैं, जब बॉडी में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव बहुत कम होता है और फिर वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन हार्मोन शर्करा को वहाँ पे उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, तो फिर वहाँ इंसुलिन हार्मोन्स का इंजेक्शन डॉक्टर देते हैं। ठीक, और जैसे होता क्या, पुनर्भरण की प्रक्रिया भी अगर हम इसमें देखें तो हमें पढ़ने को मिलती है यहाँ पे। तो पीयूष ग्रंथि क्या करती है, आपको मैंने बताया था, कंट्रोल करती है। जैसे हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा कम होगी तो इंसुलिन हार्मोन्स कम स्रावित होगा, अब जैसे ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्रावित होने लगता है। मतलब अगर सब कुछ सही चल रहा है तब ऐसा होता है, अगर नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा हमें इंसुलिन हार्मोन्स का इंजेक्शन देना पड़ता है, लेना पड़ता है, ऐसा मान के चलो आप। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, शर्करा का नियंत्रण करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट ग्रंथि की। तो नेक्स्ट ग्रंथि है आपका वृषण और अंडाशय, आप ऐसे ले लीजिए। दो हार्मोन्स हम इनके बारे में और बात करें, वैसे हम चैप्टर नंबर आगे जो आगे आ गया हमारा 8वां, उसमें भी इनके बारे में बात करने वाले हैं। दो हार्मोन्स हैं, एक है हमारा टेस्टोस्टेरोन, तो वो वृषण से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और आपका है एस्ट्रोजन, ये दोनों जो हार्मोन हैं इनको हम लिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, वृषण टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है, नर में, वृषण नर में ही होते हैं। अगर अंडाशय की बात करें तो मादा में होता है, तो एस्ट्रोजन का स्राव जो होता है वो मादा में होता है और पेट के निचले हिस्से में होता है। अब बात करें इनसे होता क्या है, तो यौवनारंभ में जो हमारे बॉडी में जो परिवर्तन होते हैं वो इन्हीं की वजह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, 10-12 साल के बाद जो भी बॉडी में चेंज आते हैं, लड़कियों की बॉडी में देखो या लड़कों की बॉडी में, मूंछ वगैरह, ठीक है, आवाज़ का भारीपन, ये सब जो चेंजेज हैं वो हमें इनकी वजह से मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पता, ये किसके नीचे पता है मैंने आपको बेटा, पेट के निचले हिस्से में। ठीक है, और यौवनारंभ में जो परिवर्तन होते हैं बॉडी में वो। अब लास्ट हम ले लेते हैं मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन, इसका स्राव की अगर मैं बात करूं तो ये मस्तिष्क से होता है। ठीक है, और ये पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स के स्राव होते हैं उनको प्रेरित करता है। ठीक है, ये मोचक हार्मोन है। ठीक, तो इसका काम क्या है, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के स्राव को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। ये मस्तिष्क में ही होता है, तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स का स्राव हो ये उसको प्रेरित करता है। ये मैं कहता भाई मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पास गया और उसको बोला भाई अब हार्मोन्स का स्राव करो, तो ये क्या करता है, मोचक हार्मोन्स होता कहाँ है, मस्तिष्क में इसका स्राव होता है और पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स के स्राव होते हैं उनको प्रेरित करता है, या हम ऐसे कह लेंगे पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित कर रहा है। तो आप इसको ऐसे कह लीजिए, ये मैंने जैसे आपको बताया था ना, पीयूष ग्रंथि को जैसे हार्मोन्स का स्राव हुआ इसका। ठीक है, मोचक हार्मोन्स का स्राव हुआ और ये कहाँ गया, पीयूष ग्रंथि के पास गया और इसको बोला भाई हार्मोन्स का स्राव कर, बाकी चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो ये अपना फिर स्राव करती है, तो ऐसा आप इसको ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं बेटा इस चैप्टर में, और अपना चैप्टर ये पूरा जो 7वां चैप्टर था इसके सारे टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चन सेशन एक रह रहा है वो अपन नेक्स्ट डे कर ही लेंगे। ठीक है, आपको मिल जाएगा उसका वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसकी हम किसी दिन लाइव क्लास ले लेंगे जिससे आपकी सारे डाउट को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको डाउट्स अभी मुझे इतने दिख ही नहीं रहे, कोई बोल ही नहीं रहा है मुझे किसी चीज़ में समस्या है, सबको क्लियर ही लग रहा है।
ठीक है। ये और आप की एक कमी और है बेटा, जब आप लेक्चर देख रहे हो तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार आप लिख दीजिए, ठीक है। हमें सब चीज़ें क्लियर हो गई, उससे क्या है ना, तो अगला लेक्चर बनाने के लिए हमें मोटिवेशन थोड़ा अच्छा मिल जाता है कि हाँ कि भाई बच्चों को समझ आ रहा है और हमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा करते रहिए बस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।